हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है A9 एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे वंश के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने मौर्योत्तर काल का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। लाइक शक वंश के बारे में देखा था, पर्थियन या पल्लव वंश के बारे में देखा था, और भी शुंग वंश और सातवाहन वंश। इससे पहले जो भी वंशज थे वो सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चष्टन वंश की, छहरात वंश की, कुषाण, कनिष्क की बात करेंगे। मौर्योत्तर कालीन सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन कैसा था उसके बारे में हम कुछ चीजें देखेंगे। मौर्योत्तर कला के बारे में हम सारे पॉइंट्स देखेंगे। मौर्योत्तर कालीन प्रशासन और आर्थिक जीवन, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं। सो वन बाय वन सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं सारे वीडियोस में आपको बोलती हूँ पेन एंड पेपर लेके बैठिए, और टॉपिक वाइज ये आपका मेन टॉपिक हो गया चष्टन वंश, और जो भी उसके नीचे आप लिखते हैं वो सब पॉइंट्स हो गया। तो आप उसको नोट डाउन इस तरीके से करिए ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले आपको इसको पूरा का पूरा ना देखना पड़े। आपने शॉर्ट टर्म्स देखो और वो चीज़ें आपको याद हो जानी है। तो स्टार्ट करते हैं चष्टन वंश से। इसमें इसका संस्थापक जो है ये यशो मोतिक था, और इसका पुत्र जो है ये चेष्टन था। रुद्रादमन ने गिरनार की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, जो इसी वंश का था। और इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ तथा इस समय सौराष्ट्र का प्रांतकाल सुविख्यात था। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था और इस समय सौराष्ट्र का प्रांतपाल जो है ये सुविशाख था। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत में लिखा गया है, और इससे पूर्व सभी अभिलेख जो है ये प्राकृत में थे। इसमें संस्कृत को राज्य शिक्षण दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। रुद्रदमन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ के पुत्र पुलुवामी को 2 बार पराजित किया था। और ये सारी चीजें आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने डाल दिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज तक इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। रुद्रदमन प्रथम गांधर्व जो है ये संगीत में प्रवीण था, और रुद्रदमन नामक सिक्का शक शासक रुद्रदमन ने ही चलाया था। शक सातवाहन काल में सोने व चांदी के सिक्कों की विनिमय दर जो है ये 1:35 थी, और शकों ने छत्र प्रणाली को ईरान से ग्रहण किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं छहरात वंश, और यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई महान पराक्रम करने पर रोमन सम्राट सीजर की उपाधि धारण करते थे, उसी प्रकार भारतीय शासक जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे, और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। तथा मध्यकाल में हेमू अंतिम व 14 वह शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। इसी अभिलेख में यहाँ पे देखना है कि कन्हेरी के अभिलेख में कार्ले के बौद्ध संघ के लिए करजत ग्राम के दान का उल्लेख है, और इसी अभिलेख में वर्णाशा तथा प्रभास के ब्राह्मणों को गांव दान करने का भी उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख की बात की जा रही है? तो नासिक अभिलेख संख्या 10 के बारे में बात की जा रही है। तो बस ये पॉइंट्स आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। कुषाण वंश को अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी बार देखने को मिला है। ये यूची कबीले से संबंधित थे, और यूची कबीला 5 भागों में बट गया था आगे चलकर। इनमें कोई चाउ आंग शाखा ने भारत में कुषाण वंश की अपना स्थापना की थी। और कुजुल कटफिसेस की बात की जाए तो यह कुषाण वंश का प्रथम शासक था, और इसके प्रारंभिक सिक्के पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति उत्कीर्ण थी, जिससे सिद्ध होता है कि यह पहले हर्मियस के अधीन था, और इसने रोम सिक्कों की नकल पर तांबे के सिक्के ढलवाए थे, और तथा महाराजाधिराज की उपाधि भी इसने धारण करी थी।
इन सिक्कों की लिपि यूनानी व खरोष्टी थी। विम खडफिसिस जो था, कड़फिसिस माफ कीजिएगा, सर्वप्रथम इसने ही भारत में कुषाण वंश की सत्ता स्थापित की थी और इसने बड़ी मात्रा में सोने व तांबे के सिक्के चलाए थे। और ये शैव मत का अनुयायी था। कौन? विम कड़फिसिस। इसने सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां बनवाई थी। इसके सिक्कों पर ये आकृतियां मिलती हैं। महेश्वर की भी उपाधि इसने धारण करी थी और कुषाणों में भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कड़फिसिस ने ही चलाए थे। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट है। कनिष्क की बात कर लेते हैं। कनिष्क महानतम कुषाण शासक था जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और एक संवत चलाया। 78 ईस्वी में इसने जो शक संवत के नाम से प्रसिद्ध है। इसके शासनकाल में कश्मीर में कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति आपसे पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथों पर जो टीकाएं लिखी गई उन्हें विभाषा शास्त्र कहा जाता है और इसकी रचना जो है ये वसुमित्र ने की थी। अब आगे देखते हैं सारनाथ अभिलेख। जस्ट अ मिनट। सारनाथ अभिलेख से कनिष्क के महाक्षत्रप खरप्पलान व वनस्पर का नाम मिलता है। उत्तर पश्चिम में लल्ल व लाइक इसके क्षत्रप थे और कनिष्क के साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो है ये पुरुषपुर थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था और कनिष्क ने तक्षशिला में शिरकप नामक नगर स्थापित किया था। फिर वेनसांग ने पुरुषपुर में कनिष्क द्वारा निर्मित कनिष्क विहार को देखा और इसने एक नगर का भी निर्माण किया था। यह आपने ऊपर देख लिया है। कनिष्क ने पेशावर में स्तूप का निर्माण किया था और पेशावर स्थित कनिष्क चैत्य का निर्माण जो है ये वास्तुकार आंग्लिस ने किया था। यह पहला चैत्य है जिसमें लोहे के छत्र का प्रयोग हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि पहला चैत्य कौन सा है जिसमें लोहे के छत्र का प्रयोग हुआ था तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पाशर्व कनिष्क के राजगुरु थे और कनिष्क चीन सेनापति पान चाओ से पराजित हुआ था। इसको आपको देख लेना है। कनिष्क ने उत्तर को छोड़कर अन्य सभी दिशाओं को जीत लिया था। ये सारी की सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट थी कनिष्क शासनकाल से। आगे देखते हैं। हुविष्क के समय कुषाण सत्ता पर केंद्र पेशावर से मथुरा हो गया और यहाँ पे हुविष्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि देवताओं का श्रृंग धारण किए उमा की आकृति उत्कीर्ण है और इसने ही चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के भी चलवाए थे और सिक्कों पर हुविष्क के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। कनिष्क कुल का अंतिम महान शासक कौन था? तो ये वासुदेव प्रथम था और सिक्कों पर शिव उमा का चित्र इंगित है इसके सिक्कों पर और एक सिक्के पर शिव का हाथी के साथ चित्र अंकित है। कुषाणों ने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निर्मित करवाई। किसने करवाई ये पूछा जाता है, तो किसने करवाई? कुषाणों ने करवाई। और प्रथम बार स्वर्ण मुद्रा इंडो ग्रीक शासकों ने तथा बृहद स्तर पर कुषाणों ने चलाई थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है ये गुप्त काल में चलाई गई थी। कुषाण शासकों के सोने और तांबे के सिक्के बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और वासुदेव द्वितीय जो थे ये अंतिम कुषाण शासक थे। कुषाण कला की बात कर लेते हैं। भारत में चमड़े के जूते बनाना, लंबे कोट पहनना, पतलून बनाने का प्रचलन इसी काल में स्टार्ट हुआ था और उस सिक्कों में शासकों को लंबा कोट, पतलून व जूते पहनाए दिखाया गया है। यहाँ पे अब आगे हम देखने वाले हैं मौर्योत्तर कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन का वर्णन। सामाजिक जीवन जो है वो कैसा था? तो स्मृतियों की रचना की गई थी। शूद्र का कार्य 3 अन्य वर्ण की सेवा करना था मनु के अनुसार और विदेशी आक्रमणों की वजह से परंपरागत वर्ण व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया था एवं अन्य वर्ण संकर जाति उत्पन्न हो गई थी।
साठ वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है मनुस्मृति में, और विधवाओं के मुंडन की संस्तुति की गई है मनुस्मृति में। मनु के अनुसार जिस स्त्री को पति ने छोड़ दिया हो या जो विधवा हो गई हो, यदि वह अपनी इच्छा से दूसरा विवाह करे तो वह पुनर्भू तथा उसकी संतान पुनर्भव कहलाती थी, और नियोग से उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता था। अविवाहित लड़की के पुत्र को सहोदर कहा जाता था, और घर में रहने वाली कन्या या दासी से उत्पन्न पुत्र को कानीन कहा जाता था। ये सारे टर्म्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विधि अनुसार समान वर्ण में विवाह से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता था, और औरस पुत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ होता था। स्मृतिकारों ने शक, पल्लव, यवन व कुषाणों को निम्न कोटि के क्षत्रिय के हिसाब से तुलना किया है इन लोगों का, और उन्हें व्रात्य क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया है। कौटिल्य ने चांडाल के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ण संकर जातियों को शुद्ध माना है, और प्रारंभिक स्मृतिकारों के अनुसार ब्राह्मण को शूद्र द्वारा दिया गया व स्पर्श किया गया अन्न किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये लिखा गया है। मौर्य काल में अधिकतर शिल्पी शूद्र वर्ण में ही आते थे, किंतु उनके धन प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई, और इस प्रकार वैश्य एवं शूद्रों के बीच का अंतर जो है ये कम हो गया था। और भागवत पुराण में ये कहा गया कि यह जातियां विष्णु पूजन से पवित्र हो जाती है। अब आगे हम मौर्योत्तर कला के बारे में सारे पॉइंट्स देखते हैं। प्रेरणा इसका जो है मौर्योत्तर कला का, ये बौद्ध धर्म एवं यूनानी धर्म से मिलता है। ये पूरी तरीके से बौद्ध धर्म और यूनानी धर्म से प्रभावित है। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलवाई थी, और जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है, किसका? हेलेनिस्टिक आर्ट का। और मूर्ति कला की दो शैलियां विकसित हुई थी, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली। ये दो चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है। गांधार कला शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, और इसका विकास कुषाण काल में हुआ। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो नोट डाउन करते चले जाइएगा। गांधार शैली में काले रंग के सिलेटी पत्थर का प्रयोग होता था, जबकि मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। गांधार शैली में बुद्ध का प्रमुख ग्रीक देवता अपोलो से मिलता था, और गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ। बोधिसत्व की मूर्तियों में सर्वाधिक मैत्रेय की है। इसलिए गांधार व मथुरा कला के अंतर्गत बुद्ध की जो मुद्राएं हैं, जैसे धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा व वरण मुद्रा, इनमें मूर्तियों का निर्माण हुआ था। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा शैली में हुआ, और यह शैली प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा से प्रारंभ हुई थी। मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता रही है, और विशुद्ध भारतीय शैली है ये। कौन सी? मथुरा शैली। इस समय के कला स्मारक स्तूप, चैत्य एवं विहार है। कार्ले का चैत्य सातवाहन कालीन का है तथा कला का प्राचीनतम श्रेष्ठ उदाहरण है। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों को भारत में सबसे बड़ा संग्रह दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है। धर्म की बात कर लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ था इस काल में, और वैदिक देवताओं के स्थान पर नवीन देव वर्ग का उदय भी हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की त्रिमूर्ति बहुत विख्यात है इस काल की। और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुंडी वैदिक लेख में वासुदेव संकर्ण की मूर्ति की पूजा का स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। शक, छत्रप, सोडास, मोराकुप अभिलेख में पंचवीरों की प्रतिमा व उनके मंदिर का भी उल्लेख हुआ है। और इसी अभिलेख में वासुदेव मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण का भी उल्लेख हुआ है। विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था, और भागवत धर्म भी विदेशियों में प्रसिद्ध था। हेलियोडोरस का
बेसनगर विदिशा अभिलेख, मोराकूप अभिलेख भागवत धर्म की प्रसिद्धि को सिद्ध करता है। और मौर्योत्तर कालीन प्रशासन की बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखता है। इस काल से दंडनायक व महादंडनायक जैसे पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। और ग्रामों का शासन जो है ये ग्रामिक द्वारा चलाया जाता था। और कुषाण शासक देवपुत्र के अलावा शाही व शाहू निवासी की उपाधि धारण करते थे। सातवाहन शासक मौर्य प्रशासन से प्रभावित था और सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों व श्रमणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी। किसने? सातवाहन शासकों ने ही। अभिलेखों में भूमि अनुदान का प्रथम उल्लेख जो है ये सातवाहन अभिलेख में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। और बाद में अनुदानित भूमि पर ये राज्य का प्रशासनिक नियंत्रण भी दानग्राही को सौंप दिया गया था। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसके शासनकाल में भूमि दान किया जाता था। गौतमीपुत्र शतकर्णी की तुलना कहीं देवताओं से की गई है। कुषाण शासकों ने चीनी शासकों की भांति देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी। और कुषाण शासकों ने मृत राजाओं की मूर्तियां भी मंदिर में स्थापित करवाना स्टार्ट कर दिया था। इसकी प्रेरणा उन्होंने रोमन शासकों से ली थी और यह मंदिर देवकुल कहलाते थे। कुषाणों ने भारत में द्वैध शासन की प्रणाली स्टार्ट करी थी और शक पार्थियन शासकों ने संयुक्त शासन की प्रथा स्टार्ट करी थी। इसमें युवराज राजा के काल में ही सत्ता में बराबर भागीदार होता था और शक कुषाण काल से प्रशासन में सामान्यीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। और सामंत शब्द का प्रयोग जो है ये जागीरदार के लिए किया जाता था इस काल में। आर्थिक जीवन में व्यापार की तरफ चलते हैं। व्यापार कैसा था इस काल का? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के उदय से भी व्यापार बढ़ा और विलासिता के सामान का बड़ा ग्राहक बन गया रोमन साम्राज्य। मौर्य काल में विकेंद्रीकरण व सामंतवाद को बढ़ावा मिला और आर्थिक गतिविधियां व्यापार वाणिज्य के विकास की दृष्टि से यह अत्यधिक उन्नति का था। इस समय कुषाण साम्राज्य के अधीन मध्य एशिया के प्रदेश थे और चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाले सिल्क मार्ग पर भी कुषाणों ने नियंत्रण कर लिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत का इस टाइम में मध्य एशिया व पश्चात विश्व से एक अच्छा व्यापारिक संबंध बन गया था। और कुषाणों को सिल्क मार्ग पर नियंत्रण से भारी आय हुआ था। अवदान शतक से कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी मिलती है। कहाँ से? तो ये अवदान शतक से। कुषाणों ने स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से चलन करवाया और ताम्रलिप्ति पूर्वी घाट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति। ओके। पश्चिमी तट पर इस काल के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो ये थे बरबारीकम, वेरीगाजा, भरौच, भृगु, कच्छ, सुपार्क और सुपारा। पेरिप्लस सुपारा को सुपर, कल्याण को कालीन, ताम्रलिप्ति को गंग और मसूलीपट्टम को मसालिया कहता है। और प्रतिष्ठान पैठन प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था। तो ये सारी चीजें आपको बस एक बार देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद आपको याद आ जाएंगे। पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी नामक पुस्तक जो है ये जिसमें भारत रोम व्यापार का वर्णन है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये अभी तक पूरी तरीके से किसी को पता नहीं चला है। कहा जाता है कि एक अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। पेरिप्लस का अर्थ है यात्री पुस्तिका तथा एरिथ्रियन सी का अर्थ है लाल सागर। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लाल सागर से भारत तक की समुद्र यात्रा का वर्णन है। और इसने दक्षिण भारत में संगमकालीन दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों का उल्लेख किया है। प्रतिष्ठान एवं तगर पश्चिम तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बेरी गाजा भृगु कच्छ था। और पेरिप्लस के अनुसार भारत की खाड़ी में भृगु कच्छ में दासों का निर्यात किया जाता था। इथियोपिया में भी कुछ कुषाण शासकों के सिक्के मिले हैं और रोमन व्यापारी मसाले, हीरे एवं इस्पात खरीदने के लिए भुगतान स्वर्ण के रूप में करते थे इस काल में।
रोम में होने वाली भारी मात्रा में स्वर्ण प्रवाह को रोकने के लिए रोम को भारत के साथ होने वाले गोल मिर्च व इस्पात के व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाने पड़े थे। और दक्षिण भारत की गोल मिर्च पश्चिमी देशों में इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि उसका नाम यवन प्रिय पड़ गया था। मसाला और लोहे की वस्तुएं रोमन साम्राज्य को भेजी जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी और दक्षिण में सर्वाधिक सिक्के रोम के सम्राट अगस्त्य और टिबेरियस के मिले हैं। अरेकीमेडू से अगस्त के सिक्के मिले हैं और प्लिनी जो है ये भारत के बहुमूल्य रत्नों की लंबी सूची देता है तथा भारत के बहुमूल्य रत्नों का एक बड़ा उत्पादक देश बताता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। लाइक उज्जैन जो है ये उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम के व्यापारिक मार्गों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था इस वक्त। और कुषाण शासकों ने दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा रोमन संपर्क के फलस्वरूप ही चलाया था। दिनार जो है ये गुप्त काल में अधिक लोकप्रिय मुद्रा थी और स्ट्रैबो के अनुसार किसी भारतीय राजा ने रोमन सम्राट अगस्त के पास शिष्टमंडल भेजा था और कन्नड़ भाषा प्रदेश में वैजयंती का प्रसिद्ध बंध रखा था। ओके, ये सारी चीजें आपको यहाँ से व्यापार से रिलेटेड पता होनी चाहिए। और आज का लास्ट पॉइंट हम कवर कर रहे हैं उद्योग और व्यवसाय से रिलेटेड। जातकों में 18 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख किया गया है। दिघ निकाय में 24, महावस्तु वस्तु में 26 तथा मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के व्यवसाय का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में शिल्पी राज के नियंत्रण में थे, वहीं मौर्योत्तर काल में वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे थे। शिल्पियों व व्यापारियों के निगम होते थे और शिल्पियों की श्रेणियां जो है इसके प्रमुख को ज्येष्ठक कहा जाता था, माफ कीजिएगा। श्रेणी निगम, कुलिक निगम, पुग, सार्थ आदि व्यापारिक संगठन थे और श्रेणियों का उल्लेख इस समय के अभिलेखों में भी देखने को मिलता है। निगम का प्रधान श्रेणी का प्रधान प्रमुख तथा पुग का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था और श्रेणी का कार्यकाल जो है ये कार्यालय निगम सभा कहलाता था। सृष्टि को उत्तरी भारत में सेठ कहा जाता था और दक्षिणी भारत में शेट्टी या चेटियार कहा जाता था। गोवर्धन नासिक नगर शिल्पियों का महत्वपूर्ण केंद्र था और स्ट्रैबो के अनुसार किसी शिल्पी की आंख व हाथ को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। उरैयोर से प्राप्त स्थानीय मलमास के कपड़े का नाम था अरेगुरु और श्रेणियों के पास लोग निधि के रूप में धन जमा कराते थे। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का जो है ये काशार्पण था। सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग था और उरैयोर और अरिकमेडु सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। ओके, तो ये हमने आज देखा जस्टन वंश, छहरात, कुषाण, कनिष्क, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर बात करी हमने मौर्योत्तर कालीन सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन की, कला विस्तार कैसा था, मौर्योत्तर कालीन प्रशासन कैसा था, आर्थिक व्यापारिक जीवन कैसा था, ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में देखी हैं। अब एक और पॉइंट हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, मौर्योत्तर कालीन प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं। मैं चाहूंगी कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास हमेशा रहेगा, जिसमें है कौन सा अभिलेख किससे रिलेटेड है वो देख लीजिए। शेनकोट अभिलेख मिनांडर, तख्ते वही अभिलेख गोंड फर्निस, पंजतर अभिलेख कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन, नानाघाट अभिलेख जो है ये नागनिका का और नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का, अयोध्या अभिलेख धनदेव, बेसनगर अभिलेख जो है ये हेलियोडोरस का था जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। सो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने मौर्योत्तर काल पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिए हैं। आगे और भी बहुत सारे वीडियोस हम 7th 8th बीपीएससी के लिए अपलोड करते रहेंगे। उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर इसमें कोई भी कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1 by 1 सारे सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज हम इस सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच।